बताने जा रहे हैं वो है केस रिसीविंग। हमने इसके एपोरिज्म्स तो देख लिए हैं, सारे व्याख्यान YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे नजरिए से हमने जो 3-4-5 साल केस रिसीविंग किया है उसके मुताबिक क्यों करना चाहिए। हमें तो पहले ये हुआ ना कि क्यों करना चाहिए। मरीज आके बोले कि डॉक्टर साहब मुझे खुजान हुई है तो उसकी दवाई दे दो, बोले मुझे पाइल्स हुआ है तो उसका दवाई दे दो, बोले मुझे माइग्रेन है तो उसका दवाई दे दो, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द का दवाई दे दो। तो ये सब केस रिसीविंग करने का जरूरत क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा है क्यों, व्हाई।
लिए है केस रिसीविंग। हमें बार बार ऐसा लगता है कि मेंटल सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैंटियन फॉलोअर्स ज्यादा हैं अभी, और कैंटियन फॉलोअर्स क्या करते हैं, मेंटल्स के ऊपर ज्यादा भार देते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि मेंटल्स ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन आपने आज देखा होगा ना कि फिजिकल से भी वही मेडिसिन आता है, मेंटल से भी वही मेडिसिन आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पकड़ो। और एज अ बिगिनर हमारे लिए मेंटल लेना ट्रिकी होता है। हम ना नहीं कह रहे हैं कि मेंटल नहीं लेने चाहिए, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपने देखा एक एक मरीज के पीछे 1.5 घंटा, 2 घंटा, पौना घंटा समय लगता है, और उसके बाद भी कितना मिला? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद भी रिजल्ट कितना मिलेगा? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एज अ बिगिनर हमें वो चीजें लेनी है जो सरल है। क्यों? क्योंकि हमारा गोल है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम फाइंड आउट करना, और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बल के ऊपर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड करना। केस रिसीविंग का मेन मोटो ही यही है। केस रिसीविंग का मोटो नहीं है कि पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री जानो, उसके कितने अफेयर्स थे ये जानो, उसके घर में कौन से झगड़े चल रहे हैं ये जानो। ये हमें जानने से कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमें तो उसमें से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ढूंढने हैं, जिसके बल के ऊपर हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सके। हमारे पास 5 मरीज आए जो पाइल्स लेके आए हैं। पाइल्स माने हेमरॉइड्स, ठीक है। अब 5 मरीज आए, उनमें से पहला मरीज है, उसने हमें बताया कि उसको पाइल्स में बर्निंग होता है, ठीक है। उसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, और उसको बचपन में अस्थमा का दिक्कत था, ठीक है। बर्निंग, चिली एंड अस्थमा एंड पाइल्स, कौन सा मेडिसिन आएगा? ठीक है। क्यों? बर्निंग इज पिक्यूलियर, चिली इज पिक्यूलियर, एंड पास्ट हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज आल्सो पिक्यूलियर, ठीक है। तो आप आर्सेनिक मेडिसिन के ऊपर आ गए। अब इसी तरीके से आपके पास दूसरा मरीज आता है जो कहता है मुझे बर्निंग भी है, साथ में ब्लीडिंग भी है, मुझे चिली है, आइसक्रीम उसको बहुत ज्यादा पसंद है। मेडिसिन क्लियर? क्यों? क्योंकि पाइल्स के ऐसे कितने मरीज हैं जो चिली हैं। आप 100 मरीज लेंगे पाइल्स के, तो उनमें से 50 हॉट, 50 चिली। तो पहले आपने थर्मल लिया तो आप चिली के अंदर आ गए, 50 मेडिसिन के अंदर आ गए। उसमें से ऐसे कितने मरीज हैं जिनको ब्लीडिंग होता है? 50 में से 10 पेशेंट, ठीक है, जो चिली भी हैं और ब्लीडिंग वाले भी हैं। उसमें से कितने मरीज हैं जो बर्निंग भी रखते हैं साथ में? 5। और उसमें से कितने हैं जिनको आइसक्रीम डिजायर है? फॉस्फोरस। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। मालूम चल रहा है? आपके पास तीसरा मरीज आया जिसको भी पाइल्स हैं, लेकिन बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, ब्लीडिंग होता है, प्लस पेन होता है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिंगवर्म है, प्लस हॉट है, और पाइल्स में इचिंग भी होता है, सल्फर। क्लियर? चौथा पेशेंट है आपके साथ जिसको सिर्फ ब्लीडिंग होता है। पेशेंट हॉट है, राइट साइडेड स्लीप है, और थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन है, गले के आजू बाजू टाइट नहीं पहन सकता है। कौन सा मेडिसिन आएगा? आपके पास 5वां पेशेंट आता है जिसको भी पाइल्स हैं, ड्राइनेस ऑफ रेक्टम है, थसलेस है, राइट साइडेड स्लीप है, स्वीट डिजायर है, लाइकोपोडियम, ठीक है। 5 मरीज आ गए। अब कितने मरीज ऐसे हैं पाइल्स के? पहले तो कितने मरीज ऐसे हैं जो हॉट? 100 में से 50, बरोबर। उनमें से
कितने मरीज ऐसे हैं जिनको हॉट के साथ ड्राइनेस भी है? 25। कितने उन 25 में से ऐसे हैं कि जिनको स्वीट डिजायर है? 10। और उन 10 में से कितने ऐसे हैं जिनको राइट साइडेड स्लीप आती है? इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। अब आपके पास पाइल्स का एक और पेशेंट आता है जो कहता है मुझे पाइल्स है, लेकिन मैं है ना बहुत फास्टिडियस हूँ, मुझे किसी का काम पसंद नहीं, मैं कहूँ जिस तरीके से करूँ उसी तरीके से काम होना चाहिए। आई एम हार्ड टू प्लीज। ठीक है, मुझे क्लीनलीनेस मेनिया है, पूरा दिन मैं हाथ दो करता हूँ और मैं रेस्टलेस हूँ। अर्से निकाल आया। दूसरा मरीज आपके पास आता है, आपको केस टेकिंग के अंदर मिलता है, मैं है ना बहुत सिंपैथेटिक हूँ, अगर कुत्ते का पैर भी टूट गया है ना तो भी मुझे रोना आ जाता है, मैं इतना सिंपैथेटिक हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और मुझे पाइल्स हैं। फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, चीयरफुल एंड मुझे ट्रैवलिंग डिजायर है। मेडिसिन कैन बी फॉस्फोरस, कार्सिनोसिन आता है, फॉस्फोरस। क्लियर सबको? तो ये भी इंडिविजुअलाइजेशन ही हुआ ना। ठीक है, एक और मरीज आता है आपके पास जो कहता है कि मैं पूरा दिन बातें करता हूँ, मैं मेरे सामने आप आओ तो कुछ नहीं हो, मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ऐसा है वो है, मैंने पहले हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, इस तरीके से बातें करता है। सो फिलोसॉफिकल एबिलिटी ऑफ, ठीक है, हम तो हमारे सल्तनत के राजा थे, डेल्यूजन ही इज किंग और पेपर क्राउन आता है ना आपको ऐसा। तो हम तो हमारी सल्तनत के राजा थे, हमारी हुकूमत चलती थी उस टाइम के दौरान। कौन सा मेडिसिन आएगा? ठीक है, इसके बाद एक और बंदा आता है आपके पास जो लेडी है, मेनोपॉजल टाइम है और उनको तकलीफ है पाइल्स का, और आपके पास आते हैं, आते ही बात तो करना, बात एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक के ऊपर, बातों नहीं, और पूरी बातों के अंदर मेरे बाजू वाली है ना, उसने तो ऐसा किया, वो तो ऐसी है, वो तो वो है। ड्रीम्स ऑफ स्नेक आते हैं, ड्रीम्स ऑफ डेड बॉडीज आते हैं, ड्रीम्स ऑफ डेड पीपल आते हैं। और डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है, पता नहीं मुझे है ना वो किसी बाबा का हाथ है, जो भी ड्रीम्स मुझे आते हैं ना वो ड्रीम्स सच हो जाते हैं। कौन सी मेडिसिन है? वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन। कितने लोग हैं जिनके ड्रीम सच होते हैं, क्लेयरवॉयंट होते हैं? बहुत कम, 100 में से हार्डली 10। ठीक है, उसमें से उसके बाद भी कितने ऐसे लोग हैं कि जो बहुत, उन 10 में से जिनके ड्रीम्स क्लेयरवॉयंट है और वो टॉकेटिव हैं? 4-5 गिन लीजिए। ठीक है, उसके बाद उस 5 में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको बहुत जेलसी होती है? 1-2। मेडिसिन मिल गए आपका। हमारा केस रिसीविंग का अल्टीमेट गोल क्या है? टू रीच द सिमिलिमम। और सिमिलिमम रीच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जिस प्रोसेस का नाम है इंडिविजुअलाइजेशन। और उस इंडिविजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। और वो कहां से मिलेंगे? मालूम चल रहा है? अब आप उसको मेंटल के बेस के ऊपर करो, फिजिकल के बेस के ऊपर करो, पर्टिकुलर के बेस के ऊपर करो, अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल हैं होम्योपैथी में, आप सबको मालूम होगा। वो अलग अलग एक पार्ट के ऊपर उस चीज को करते जा रहे हैं। लेकिन हनीमैन साहब ने क्या कहा है? एपोरिज्म नंबर 153 एपोरिज्म नंबर 153 क्या है? एपोरिज्म नंबर 153 के अंदर तो हनीमैन साहब ऐसा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सिम्टम मेंटल ही होना चाहिए।
जरूरी नहीं है हमेशा सिम्टम फिजिकल ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है सिम्टम हमेशा जनरल ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है सिम्टम हमेशा साइड अफेक्शन ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिम्टम हमेशा पास्ट हिस्ट्री में से या फैमिली हिस्ट्री में निकलना चाहिए। कोई भी सिम्टम मिले, इट शुड पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो वो हमें ढूंढना है, और वो कैसे ढूंढेंगे? केस रिसीविंग से। तो कैसे होती है केस रिसीविंग की प्रोसेस? हमने आपको बताया एपोरिज्म नंबर 82 से 100 अभी तक ले चुके हैं, अब सिर्फ एपिडेमिक डिसीज के अंदर केस रिसीविंग बाकी है। तो उस दौरान एपोरिज्म मास्टर हनीमैन क्या कहते हैं, उन सब की हमने चर्चा की है। तो हमें केस रिसीविंग के लिए क्या करना है कि मरीज को पहले स्पेस देनी है। इसीलिए हम आपको बार बार केस रिसीविंग बता रहे हैं, केस टेकिंग नहीं बता रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड रिसीविंग? तो ये डिफरेंस है, इसीलिए हम केस रिसीविंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लाइक पकड़ो, मुझे पेन दीजिए, ये क्या हुआ? रिसीविंग हुआ। पकड़िए, ये क्या हुआ? टेकिंग हुआ। मालूम चल रहा है हमें क्या करना है? हमें केस रिसीव करना है। हमें मरीज को, रोगी को, या उस व्यक्ति को, हम उसको मरीज या रोगी भी नहीं कह रहे हैं, उसको इतना कंफर्ट जोन देना है कि हम आपके पास मदद के लिए ही हैं। आप जितना अच्छे से हमें बताएंगे उतना अच्छे से हमें सिम्टम्स मिलेंगे और हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो आप अच्छे से बताइए, और वो जो भी बताते जाएं वो चीज लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। हर टॉपिक, हर नई कंप्लेंट बताते हैं तो उसको ऐसे अलग टॉपिक लिखिए। पहला पार्ट है जिसमें फिजिशियन को सिर्फ रिसीव करना है, पैसिव पार्ट है। हमें कुछ पूछना नहीं है। मुझे हेडेक है तो लिख दिया हेडेक, फिर बोला मुझे गैस का दिक्कत है, लिख लिया गैस, फिर बोले मुझे है ना पहले अबॉर्शन हो चुका है, लिख लिया अबॉर्शन, फिर बोले मुझे है ना एसिडिटी हो जाती है, लिख लिया एसिडिटी, फिर बोले मुझे नी पेन है, लिख लिया नी पेन। पूछना नहीं है, तब कुछ भी नहीं पूछना है। मरीज बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, हमें लिखता जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। वो खत्म हो गए एक बार। उसके बाद हमको हर सिम्टम को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कैसे करेंगे? LSMC, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। और आपके पास एक मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मुझे नी पेन है, स्पेशली राइट साइडेड नी पेन मुझे ज्यादा होता है। तो ये क्या हुआ? लोकेशन। ठीक है। इसके बाद वो मरीज आपको आके कहते हैं कि मुझे है ना कटक कटक आवाज आती है और लगता है कि जैसे सूखा पड़ गया है। तो वो क्या हुआ? ड्राइनेस, सेंसेशन। ठीक है। फिर वो आपको बोलते हैं कि मुझे है ना हर रोज शाम को दर्द बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ? मोडालिटी, इवनिंग एग्रावेशन। और वो आपको बोलते हैं कि मुझे है ना, मुझसे इसके साथ साथ है ना, मुझे थोड़ा खाना खाने बैठता हूँ ना तो एक आध रोटी ही खाई जाती है, भूख बहुत लगती है, लेकिन तुरंत ही भूख मिट जाती है, पेट भर जाता है। इजी सटाइटी। ये क्या हुआ? कौन सा मेडिसिन आएगा? वेरी गुड, आप सबको तो सब कुछ आता ही है। अगर इतने अच्छे और सरल तरीके से हम सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं तो हमें दूसरे भी तरीके हैं जो हमारे मत के अनुसार थोड़े डिफिकल्ट हैं। आपको अगर वो अच्छे लगे तो आप उनको फॉलो कीजिए। एज अ बिगिनर हमें ये अच्छा लगता है, हमें एकदम सरल लगता है। अब ये पेशेंट राइट साइडेड नी पेन की जगह राइट साइडेड वाट्स लेके आया तो दूसरा सब हिस्ट्री सेम है, मेडिसिन सेम आएगा। ये पाइल्स लेके आया जो राइट साइडेड है, मेडिसिन विल बी। ये ट्यूबरकुलोसिस लेके आया जो राइट लंग में है, मेडिसिन विल बी। ये न्यूमोनिया लेके आए जो वायरल भी हो सकता है, मेडिसिन विल बी। ये प्लूरसी लेके आए राइट साइडेड, मेडिसिन विल बी। मालूम चल रहा है होम्योपैथी क्या है? हमें ये सीखना है। सब लोगों को लगता है कि सर आप तो प्रैक्टिस में वही करते हो, साइड अफेक्शन, डिजायर, एवर्जन, थर्मल और स्लिप पोजीशन और मेडिसिन दे देते हो, ये थोड़ी
होम्योपैथी है। हम भी मानते हैं सब केसों में वैसे नहीं होता है, लेकिन ये हमें सरल लगा है और ज्यादातर केसों में इस तरीके से करने के बाद रिजल्ट मिला है। इस तरीके से बहुत से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो पाया है, क्योंकि ये इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। माइंड लेना मतलब क्या है? किसी बंदे को जज करना, वो कैसा है, परसीव करना, रादर जज। हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ आए थे, 25 साल की उनकी मैरिड लाइफ थी। हम एज अ काउंसिलर भी काम करते हैं, रिलेशनशिप काउंसिलर। तो उनको रिलेशनशिप इश्यू था और उनकी वाइफ ने आके बोला ये मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब 25 सालों से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या 2 घंटे में समझ पाएंगे? इतने होशियार हैं हम। आप जिनके साथ रिलेशन में हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, उनको भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पैशन को पूरा समझ गए हैं? सो हमें लगता है कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन उसको डिफिकल्ट को भी सरल किया जा सकता है विथ कंटिन्यू अध्ययन। वो चीज सीखने के बाद अप्लाई करनी है हमें। इसके लिए हमें पहले मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। व्हाट इज नॉर्मल, तभी हमें पता चलेगा व्हाट इज एबनॉर्मल, एंड जो एबनॉर्मल है वही पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर और कैरेक्टरिस्टिक है। मालूम चला? तो हम क्या करते हैं, हमारी यहाँ भूल होती है, दूसरे लोगों की नहीं होती होगी। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा कतई मतलब ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं लेना चाहिए, लेना ही चाहिए अगर आपको आता है तो, नहीं तो सीखो और उसके बाद लीजिए। मालूम चल रहा है? हमें वो फैंटेसी नहीं करनी है कि हम वो अच्छे होम्योपैथ हैं, हम 4 घंटे केस लेते हैं। केंट साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, देयर इज पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो केस कैन लाइज बिटवीन 2 लाइन। मालूम चल रहा है? हमें तो हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर। क्यों कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें? इंडिविजुअलाइज करने के लिए। सो जिस चीज से इंडिविजुअलाइज किया जा सके वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका सबसे सरल तरीका बोनी-कुसेन साहब ने दिया है। हमने आपको जो पढ़ाया कि राइट साइडेड स्लीप, राइट साइडेड कंप्लेन, थर्स्टलेस, हॉट पेशेंट और गैस्ट्रिक कंप्लेन, तो ये इसी फॉर्मूला LSMC के ऊपर से ही बनाए हुए क्राइटेरियाज हैं। इसमें हमने कुछ अपना नहीं किया है, ये बोनी-कुसेन साहब का ही है। हम तो कहते हैं हमारा अपना कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, वहां से लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो होम्योपैथी इज वेरी इजी। आप मास प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप एक दिन में 100, 150, 200 मरीज देख सकते हैं विथ होम्योपैथी एंड विथ इंडिविजुअलाइजेशन, विथ सिंगल मेडिसिन एंड विथ रिजल्ट। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी गांव में नहीं चल सकती। हाँ, नहीं चल सकती अगर आप एक वे से होम्योपैथी करते हैं तो। इफ कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और हमें लगा क्योंकि हम तो अपने लोगों के लिए होम्योपैथी करने गए हैं, वो तो गांव में ही रहते हैं, तो उनके लिए ये वे बेस्ट रहेगा। कोई मरीज हैं जो इतने इंटेलेक्ट नहीं है तो वो आपको बता पाएंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, उनको किस चीज से हर्ट होता है, किस चीज से नहीं होता है, किस चीज पे वो सेंसिटिव हैं, ऐसी सब चीजें बता पाएंगे। कोई मरीज हैं जो गांव में रहते हैं, महिला हैं, तो वो शर्म के मुताबिक आपको ये सब इंडिकेशन दे पाएंगी, मेंटल्स अपना पिक्चर बता पाएंगे, तो वहां पे हमारा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। क्या कर सकेंगे हम? अगर कहीं से हमें मेंटल्स नहीं मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा ही कहेंगे केस में कशु मटतू नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम ब्लॉक हुए हैं। हम ऐसा मानते थे कि सिर्फ मेंटल्स पे ही केस लिया जा सकता है, जो सत्य नहीं है। हमारा गोल मेंटल लेना या फिजिकल लेना, मेंटल हम बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं कि हमारे अंदर मिसकॉन्सेप्ट मेंटल के बारे में है। हमें मेंटल से कोई नफरत नहीं है, मेंटल पे भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कई सारे सिस्टम्स पूरे मेंटल पे हैं और वो अच्छे हैं।
कंडीशन में कॉमन है, इस कंडीशन में अनकॉमन है। डॉक्टर साहब मुझे है ना सुबह सुबह में बहुत घुटनों में दर्द होता है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? अनकॉमन ना, हर किसी को सुबह में नहीं होता है। अगर सुबह में हुआ तो अनकॉमन, लेकिन इससे भी ज्यादा अनकॉमन सिम्टम मिले तब ये कॉमन हो जाएगा। मालूम चल रहा है? पहले हमें कॉमन अनकॉमन का जर्नी करना है। डॉक्टर साहब ये देखिए ना, मुझे है ना ये रिंगवर्म हुआ है, यहाँ पे रिंगवर्म हुआ है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? यस, वेरी गुड, लोकेशन इज पेक्यूलियर, यहाँ पे हुआ है। नहीं, ये भी अनकॉमन है, एना माटे अलग रेमेडी है, इट इज द फोल्ड ऑफ स्किन। अगर लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए। डॉक्टर साहब मुझे है ना देखिए यहाँ पे स्टाई हुई है, हर बार यहाँ पे अपर लिड में ही होती है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? हर बार वहां पे ही होती है, लेफ्ट राइट साइडेड अपर लिड, अनकॉमन है ना? लोअर लिड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइडेड भी हो सकती है, लेफ्ट साइडेड अपर में भी हो सकती है, लेफ्ट साइडेड लोअर में भी हो सकती है, लेकिन नहीं होती है, वहीं होती है, तो इट इज अनकॉमन। तो हमें केस रिसीविंग में वो लेना है, लेकिन हम तो लेते ही नहीं है, हमें तो सिर्फ माइंड पे ही फोकस कर रहे हैं। पेशेंट ने एक बार आपको बोला कि मुझे स्टाई हुई थी, उसके बाद तो मैंने दवाई ली, अच्छा हो गया, उसके बाद है ना मेरे को माउथ अल्सर हुए थे। स्टाई में इसने कोई सिम्टम नहीं दिया है। अब वो आपका फर्ज है केस रिसीविंग के दौरान कि आप उसका LSMC निकालें। स्टाई हुई थी तो कहाँ हुई थी, कौन सी आंख में हुई थी, कौन सी लीड में हुई थी, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए। मालूम है, चल रहा है? उसके बाद स्टाई हुई थी तब क्या हो रहा था? बर्निंग हो रहा था, इचिंग हो रहा था, स्टिंगिंग हो रहा था, कौन सा पेन हो रहा था? मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन प्रयत्न तो करो। स्टाई में आपको कब कैसे अच्छा लगता था, क्या करते थे तो अच्छा लगता था? डॉक्टर साहब हूँ छे ने आम रूमाल लऊं, ऐसे मैं रूमाल लेता था, ऐसे करूं और ऐसे करूं ना तो मुझे अच्छा लगता था स्टाई में। तो व्हाट इज दिस? हॉट एप्लीकेशन और वार्म एप्लीकेशन, एमेलोरेशन। और पेशेंट अब आपके पास नी जॉइंट पेन के लिए आया है, उसमें कोई मॉडलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन स्टाई के अंदर आपको मॉडलिटी मिल रही थी कि वार्म एप्लीकेशन, एमेलोरेशन। नाउ दिस इज एरा ऑफ बोनिगुसन। व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स, इट इज ट्रू फॉर होल। तो हमें क्या करना है? पेशेंट के जनरल में ले लेना है वार्म एमेलोरेशन। अब नी पेन आपको बोल रहा है कि मुझे राइट साइडेड नी पेन हो रहा है, स्टाई भी मुझे राइट साइडेड हुई थी, सो जनरलिटी राइट साइडेड अफेक्शन, ठीक है। और अब थसलेस है, थसलेस और हॉट, कौन सा मेडिसिन आएगा? वेरी गुड, लाइको और पल्सेटिला, दो आएंगे। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? अगर पेशेंट हमको बोलता है कि मेरे को मेंसिस का दिक्कत है, डिस्मेनोरिया है, ल्यूकोरिया है, तो पल्सेटिला हो गया। अगर बोलता है कि मुझे गैस एसिडिटी है, बीच बीच में कभी पाइल्स का भी दिक्कत हो जाता है, इरेक्टेशन होते हैं, तो मेडिसिन कैन बी लाइकोपोडियम, इट्स कॉल्ड एज कॉन्कोमिटेंट इन लैंग्वेज ऑफ बोनिगुसन। अब आप हमारे YouTube के व्याख्यान देखेंगे तो हर व्याख्यान में यही चीज दोहराई हुई है। ये बोनिगुसन का ब्यूटी है, और पता नहीं है, हमने भी बोनिगुसन साहब को बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में आ गया है। तो केस रिसीविंग हमें इसीलिए करना है। तो केस रिसीविंग में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है लोकेशन हर कंप्लेन का। अगर आप कहेंगे कि ऐसा मिला कि 3 कंप्लेन लेफ्ट साइडेड हैं और 2 कंप्लेन राइट साइडेड हैं, तो लेफ्ट टू राइट, हमें मेडिसिन वैसी चाहिए जिसका लेफ्ट साइडेड एफिनिटी ज्यादा हो। आज ही एक मरीज आए थे, लेफ्ट साइडेड स्टोन था, लेफ्ट साइडेड वाट था और राइट साइडेड हेमरेजिक सिस्ट था। लेफ्ट टू राइट ना, कंप्लेन तीनों अलग अलग हैं। वाट लेफ्ट टू राइट नहीं गया है, स्टोन लेफ्ट टू राइट नहीं गया है, सिस्ट लेफ्ट टू राइट नहीं गई है, फिर भी हमने लेफ्ट टू राइट लिया, क्यों?
एक एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर कोई मरीज आते हैं जिनको पेन होता है, आज का ही केस था, गोल्डस्टोन का केस था, लेकिन पेन लेफ्ट साइडेड होता था, अब हमें क्या करना, क्या लेना चाहिए? राइट साइडेड पेन ही नहीं होता है, लेफ्ट साइडेड पेन होता है, तो क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? दूसरी कंप्लेन देखो, क्या मिल रहा है, राइट मिला तो राइट लो, लेफ्ट मिला तो लेफ्ट लो। इसीलिए लोकेशन हमें लेना है पहले, उसके बाद सेंसेशन। क्या सेंसेशन है? इचिंग है, बर्निंग है, ब्लीडिंग है, स्क्रैचिंग है, पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन है, फॉर्मिकेशन है। हमने एक मरीज को प्रिस्क्राइब किया था फॉर्मिकेशन एट एनस, सिटिंग वाइल, 3 मार्क मेडिसिन सल्फर। मालूम हुआ? दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले थे, लेकिन इस तरह के से सल्फर प्रिस्क्राइब किया, पाइल्स का केस था और अच्छा हो गया उनको। तो लोकेशन को प्राइम इंपॉर्टेंट दीजिए। ये सब मिल जाने के बाद माइंड की बारी आती है। पहला लोकेशन हर कंप्लेन का, पेशेंट को 25 कंप्लेन है तो 25 कंप्लेन का लोकेशन लेना है। उसके बाद 25 से 25 कंप्लेन का सेंसेशन लेना है। 5 कंप्लेन में ब्लीडिंग मिला, 2 में बर्निंग मिला और 3 में ड्राइनेस मिला, तो क्या लेने का? जो ज्यादा मिला वो ले लेने का। होम्योपैथी इज वेरी इजी, मालूम चल रहा है? आप घर में हैं, आज 3 किलो टमाटर हैं, 2 किलो कोबीज है और 1 किलो करेला है, तो किसका सब्जी बनाऊं? टमाटर 3 किलो है तो टमाटर का बना दो। उसी तरीके से होम्योपैथी इज वेरी इजी, कोई भी कर सकता है ना। जो ज्यादा मिला वो ले लो, इट इज पिक्यूलियर ना। जो ज्यादा मिलता है, बार बार मिलता है, वही पिक्यूलियर है, ज्यादा उसी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। अगर आप एक पेशेंट का केस लेते हैं और उस केस रिसीविंग के दौरान आपको मिला, मुझे स्टोन हुआ राइट साइडेड, मुझे टॉन्सिलाइटिस होता है, हर बार राइट साइडेड पेन होता है, मुझे अभी वो नया वाला बीमारी हो गया था तो एडमिट करना पड़ा था 15 दिन, तो राइट साइडेड अफेक्शन हुआ था, सीटी स्कैन देखा तो राइट साइडेड अफेक्शन था। राइट साइड कितनी बार मिला? 3 बार मिला। मेडिसिन ऐसा ही होना चाहिए जो राइट साइडेड हो, इट इज मोर पिक्यूलियर। एक चीज जो बार बार रिपीट होती है तो वो ज्यादा पिक्यूलियर हो जाती है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके सामने आपको सिर्फ इतना मिला, डॉक्टर साहब मेरा नेचर है ना थोड़ा माइल्ड है। अब आप कहेंगे नहीं, लाइकोपोडियम माइल्ड हो ही नहीं सकता, इसको नहीं, जो पिक्यूलियर है, जो ज्यादा मिलता है, उसी के ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। काफी सारे लोगों का मैसेज आता है, सर इस सिम्टम को कैसे लिया जाना चाहिए, इस सिम्टम को कैसे लूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम उसे बहुत अच्छा आंसर देते हैं, समझ नहीं आ रहा है छोड़ दे, जो समझ आ रहा है उसका प्रयोग करो ना। मेरे को माइंड समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ देता हूं। हम वहां ब्लॉक थोड़ी हो रहे हैं कि माइंड नहीं आता है तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होगा। हमारा गोल तो इंडिविजुअलाइजेशन करना है, और वो अगर आपको फिजिकल के बेस के ऊपर करना आता है तो यू कैन डू इट। जो समझ में नहीं आता है वो छोड़ दो। समझ नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए ना। तो इसी तरीके से जो समझना है वो छोड़ दो, जो समझ आए उसका टोटालिटी बनाओ। और हम इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे। मैं ऐसे बोलूं कि मोहनदास और एक चिट्ठी लिखूं, मोहनदास, तो ये चिट्ठी कहां पहुंचाई जाएगी? मैं ऐसा लिखूं कि मोहनदास करमचंद, तो बहुत सारे होंगे। मैं ऐसा लिखूं मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन कहां पे? फ्रॉम पोरबंदर। अब मालूम चला?
लोकेशन का इंपॉर्टेंट क्या है? हम इस चीज को मिस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सब ये तो मनोज भाई करे, जेने नो आवड़તું હોય એવા કરે। ख्याल आवे छे? लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। आप पूरे शरीर में अगर आप ऐसे कहते हैं कि हेमरॉइड्स, तो कितनी मेडिसिन आती है? 5000 में से सीधा आप 50 मेडिसिन के अंदर आ गए। सो रेक्टम के ऊपर इफेक्ट करने वाली मेडिसिन चाहिए आपको। हेमरॉइड रेक्टम का पैथोलॉजी है। अब आप देखिएगा, घर जाके स्टडी कीजिए, वो मेडिसिन हेमरॉइड में भी होंगी, फिशर में भी होंगी, वो मेडिसिन रेक्टल कार्सिनोमा में भी होंगी, फिस्टुला में भी होंगी। जितनी भी एनोरेक्टल पैथोलॉजी हैं, सब सिमिलर मेडिसिन ही आएंगी वहां। और इसीलिए बोनीकुशन साहब का दूसरा ब्यूटी है कि एक पार्ट के लिए जो मेडिसिन इफेक्ट करती है एक पैथोलॉजी के लिए, वो मेडिसिन उस पार्ट की किसी भी पैथोलॉजी के लिए इफेक्ट करती है। लेकिन ना लोकेशन तो मनोज भाई ले ले यार, हम क्यों लें? ये तो जिनको नहीं आता है हमारे जैसा प्रिस्क्रिप्शन करना, माइंड प्रिस्क्रिप्शन करना, वो लोग लोकेशन लेते हैं, हम थोड़ी लोकेशन लेंगे। लेकिन देखिए कि सिर्फ पोरबंदर लिखने से आप 7.5 अबज में से 2 लाख लोगों के बीच आ गए। लोकेशन का इतना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप सिर्फ लिखेंगे पोरबंदर एंड गांधी। पोरबंदर के अंदर गांधी फैमिलीज, गांधी सरनेम वाले लोग 20 लाख में से कितने होंगे? 2000। इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसेशन। क्या होता है अगर रेक्टम में ब्लीडिंग के साथ आता है और फिशर है, या तो पाइल्स है, या तो रेक्टल कार्सिनोमा है, मेडिसिन में कोई चेंज होगा? पता चल रहा है हम आपको क्या चीज बता रहे हैं? वो या तो और कोई चीज है, लेकिन अगर रेक्टम में से हेमरेज हो रहा है और बर्निंग हो रहा है, चाहे वो एनोरेक्टल कार्सिनोमा ही क्यों ना हो, अगर आइसक्रीम डिजायर है, राइट साइडेड स्लीप है, चिली पेशेंट है और ब्राइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम है, तो मेडिसिन कैन बी पाइल्स है तो, फिशर है तो, फिस्टुला है तो, और नया पैथोलॉजी आएगा भविष्य के अंदर, वो है तो पता चला ये होम्योपैथी है। और लोकेशन का ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लीडिंग और बर्निंग की जगह ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ बर्निंग है और रेस्टलेसनेस है और फास्टिडियसनेस है, तो मालूम हुआ? तो गांधी की बदले शुक्ला हो गया तो कितना फर्क पड़ा? मालूम चल रहा है? गांधी के बदले शुक्ला हो गया तो कितना फर्क पड़ता है। तो सेंसेशन इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर से आप 7.5 अबज में से सीधे 2000 लोगों के बीच आ गए हैं। फिर आपने लिखा मोहनदास गांधी फ्रॉम पोरबंदर। अब गांधी 2000 हैं, उनमें से मोहनदास नाम वाले कितने? 2000 में से 500 का नाम मोहनदास हो सकता है। 2000 लोग हैं, उसमें से 1000 तो मेल होंगे, 1000 फीमेल होंगी, बराबर है? मोहनदास फीमेल का नाम तो नहीं होता है। 10 तकरीबन, चलो 100 गिन लीजिए, 100 गिन लिया तो मोडालिटी हुई ना, मालूम चला? ये मोडालिटी हुई। तो आप 7.5 अबज में से 100 के बीच हैं और आपने लिखा मोहनदास करमचंद गांधी LLB। कितने होंगे? तकरीबन एक ही होना चाहिए। अब तो ये मोहनदास करमचंद गांधी LLB मतलब ये महात्मा गांधी की ही बात हो रही है। अब आप उसके ऊपर पूरा निबंध लिखेंगे। 2 मोहनदास करमचंद, उनके दादा का नाम, उनके दादा का नाम, उनके दादा का नाम, उनके दादा का नाम, गांधी फ्रॉम पोरबंदर, जो बैरिस्टर हैं, LLB हैं, जो इंग्लैंड गए थे, फिर वहां पढ़े और वो साउथ अफ्रीका गए थे, वहां उन्होंने अनशन किया, उनको बीच में ट्रेन में से उतार दिया गया था, फिर उन्होंने अनशन किया, वहां पे रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़े, फिर वो वहां पे उनको ये महानुभव मिले, उन महानुभव ने इनको सपोर्ट किया, ये सपोर्ट करने के बाद वे वापिस इंडिया
तो पोरबंदर तो बड़ा सिटी है, छोटे गांव में आप जाएंगे तो वहां पे तो सिर्फ नाम से ही मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे बाजू के गांव में जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर मुकेश मालीवाड़, पूरे गांव में एक ही बंदा है जिसका नाम डॉक्टर मुकेश मालीवाड़ है। मालूम चला? तो आपको इजीली सी मिनिमम मिल गई ना, तो हर बार इतना डिस्क्रिप्शन देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अहमदाबाद के अंदर जाते हैं और वहां पे आप ऐसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिस नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन जरूरी भी है। जहां पे जितना जो जरूरी है वो किया जाता है। तो ये हुआ LSMC ODP हर कंप्लेन का, और फिर उसके मुताबिक 50 कंप्लेन हुई ना मरीज की, कोई नहीं मिलेगा, ज्यादा सर 4-5 कंप्लेन मिलेंगी, उसमें से उस सबको है ना मिक्स करके एक बना देने का, क्योंकि सबके अंदर आपको कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलेगा। तो एक सेंसेशन, एक मोडालिटी और उसके साथ कॉन्कोमिटेंट, और जो चीफ कंप्लेन लेके आया है वो लोकेशन, जिसको हम बनाते हैं साइट केस रिसीविंग के लिए, और गारंटी के साथ कह रहे हैं आप सिमिलिमम तक ही जाएंगे। ये है केस रिसीविंग। मालूम चल रहा है? केस रिसीव इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन पेशेंट को वो स्पेस देना है। इसके बाद इतना मिला, अब यहाँ पे आप कॉन्कोमिटेंट कहां से लाएंगे? आपको एक भी कंप्लेन में कॉन्कोमिटेंट नहीं मिलेगा, तो हम कॉन्कोमिटेंट के तौर पे यूज करते हैं पास्ट हिस्ट्री को और फिजिकल जनरल्स को। वो कॉन्कोमिटेंट के तौर पे यूज होते हैं ना। मेरे को पाइल्स हैं तो रेक्टम का लोकेशन हुआ, पाइल्स में मेरे को है ना ड्राइनेस फील होती है रेक्टम में, तो वो सेंसेशन हुआ। इवनिंग में ड्राइनेस बढ़ जाती है, वो मोडालिटी हुआ। कॉन्कोमिटेंट कुछ नहीं है, लेकिन मैं थसलेस हूं, तो थसलेस ऐसे कॉन्कोमिटेंट यूज किया जा सकता है ना। तो ये कहां से मिलेगा आपको? केस रिसीविंग से। लेकिन हम क्यों नहीं लेते हैं? हमें नहीं मालूम है। એવું બધું આપણે થોડી કરાય, તો જે ને ન આવડતું હોય કરે। ये ब्यूटी है होम्योपैथी का। पैथोलॉजी कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये हमें केस रिसीविंग में लेना है। आपके पास एक मरीज आए जो आते हैं और आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे है ना अभी बहुत गैस हो रही है, इतनी गैस की बात ही मत कीजिए। तो आपको एक सिम्टम मिला गैस। कब हो जाती है? इवनिंग में हो जाती है। अब गैस में तो साइड अफिनिटी मिलेगा नहीं। डॉक्टर साहब 4 महीने पहले है ना मेरे को कोरोना हो गया था, तो वो रिपोर्ट ये लीजिए, देखिए रिपोर्ट में देखा तो राइट साइडेड अफेक्शन है, उस साइड को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ऐसे हर केस में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका रिजल्ट का रेशियो खूब बढ़ेगा। ये केस रिसीविंग में से मिलेगा। पहले केस को कंप्लीट तो कीजिए, सिम्टम को कंप्लीट तो कीजिए। हमारी दिक्कत कहाँ है, हमारी तकलीफ कहाँ है? हम केस को कंप्लीट नहीं करते हैं, सिर्फ नाम पूछ के हमारा रुख मेंटल की ओर बढ़ता जाता है और फिर जाके हम ऊंधे मुंह गिरते हैं। क्योंकि उसके लिए पहले कॉमन साइकोलॉजी का स्टडी जरूरी है। आपको वेस्टर्न साइकोलॉजी एज वेल एज इंडियन साइकोलॉजी का अभ्यास जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कार्ल जूंग कौन थे। व्हाट इज जूंगियन साइकोलॉजी? उन्होंने सिंबोलिज्म के ऊपर काम किया है, और वो माइंड से आगे की बात है कि कोई है उसको सीसो डिजायर है या सीसो के ऊपर अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? थोड़ा आपको बता दूं तो युंगियन साइकोलॉजी के अनुसार एवरीथिंग इज हॉरिजॉन्टल, इज सिंबल ऑफ मदर, एंड एवरीथिंग वर्टिकल इज सिंबल ऑफ फादर। उन्होंने सिंबोलिज्म के ऊपर काम किया है। उसी के मुताबिक अगर आप इंडियन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इंडियन साइकोलॉजी में भी बहुत सिंबोलिज्म है, लेकिन मेंटल्स में पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर और कैरेक्टरिस्टिक हमें कब मिलेंगे? जब हमें मेंटल में कॉमन मालूम होगा। जिस तरीके से हमें मालूम है कि अगर मेरे को स्टिफनेस है, जॉइंट में नी पेन है, तो मेरे को आराम करने से अच्छा लगता है ना,
मैं बोलता हूँ कि अगर मैं चलने जाता हूँ तो दर्द बढ़ता है, तो आप बोलोगे इट इज कॉमन। और मैं बोलूंगा कि अगर डांस करने से मुझे अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे इट इज अनकॉमन। तो उसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे एंगर आता है, कोई मेरी बात ना माने तो मुझे एंगर आता है। डॉक्टर साहब मुझे एंगर होता है, बात ना माने तो मैं ऐसे मारता हूँ। इट इज अनकॉमन। ये तो हम आपको सिर्फ मेंटल का प्रवेश द्वार बता रहे हैं, मेंटल तो उसके बहुत अंदर तक हमें नहीं आता है, हम नहीं करते हैं। लेकिन केस रिसीविंग में वो भी जरूरी है। अगर आपको मरीज सामने से दे रहे हैं सिम्टम तो लीजिए, नहीं दे रहे हैं तो हम आपको आज का जो हमारा ये चर्चा है, ये चर्चा का कारण क्या है कि हमारे अंदर जो प्रिजुडिसनेस है कि प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए मेंटल जरूरी होते हैं, या तो जो मेंटल पे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो अच्छे होम्योपैथी करते हैं। ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी का बेस मेंटल नहीं है, होम्योपैथी का बेस है इंडिविजुअलाइजेशन, और इंडिविजुअलाइजेशन के लिए मेंटल जरूरी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है। और हमने आपको जो बताया सिर्फ हमारी प्रैक्टिस की फलश्रुति है। हमने जो 40-50 हजार मरीज देखे उसमें उसका हमने रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया, तो उसके ऊपर से हमें जो आपको फॉर्मूलाज बता रहे हैं जो वो हमें मिला, और उसके बाद हमें मालूम चला कि ये तो बोनी गुसेन साहब का क्राइटेरिया है। आफ्टर सीइंग 40,000 पेशेंट हमें मालूम चला, और तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, हम सत्य की राह पर ही हैं, कुछ गलत नहीं है, हो सकेगा होम्योपैथी। इस तरीके से हम हर रोज ज्यादा से ज्यादा मरीज देख सकते हैं, विथ इंडिविजुअलाइजेशन देख सकते हैं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी होम्योपैथिक लॉ का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि 2, 2.5, 3 घंटे का केस लिया जा सकता है और पेशेंट विलिंगली दे रहा है तो लीजिए। हर पेशेंट को उतना खींचना जरूरी नहीं होता, पेशेंट बोर हो जाते हैं, दूसरी बार नहीं आते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और हमारा गोल तो क्या है, हमारा जो पोस्ट है वो मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर LLB तक पहुंचाना है, वो पहुंचाना। उसके लिए फिर 5 पन्ने का डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो भी वही पहुंचेगा, और मोहनदास करमचंद गांधी LLB पोरबंदर लिखोगे तो पोस्ट तो वहीं तक ही पहुंचेगा। तो केस रिसीविंग में हमें ऐसे सिम्टम लेने हैं जो हमारी पोस्ट को वहां पे पहुंचाए। तो केस रिसीविंग में हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि हमारे सामने जो पेशेंट बैठे हैं, हमारे सामने जो मरीज बैठे हैं वो हमारे लिए क्या है, अननोन है। अननोन है तो पहला क्या आएगा उसमें, ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं है हर बार हम पोस्ट भेजें। इधर से मैं मुकेश भाई को भी भेजूंगा कि ये लो, ये पार्सल लेके मैं बता रहा हूँ, उनको दे देना। मुझे उनका नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो पोरबंदर में रहते हैं, धोती पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, अकेले रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, और उनके वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी है। तो मुकेश भाई वहां जाके ये बोतल किसको देंगे, मोहनदास करमचंद गांधी को ही देंगे ना, जो LLB हैं पोरबंदर के। तो कई बार हमें पैथोलॉजी का नाम मालूम नहीं होता है, फिर भी हमें क्योर मिलता है। मालूम चल रहा है। तो पहला आएगा ऑब्जर्वेशनल सिम्टम, जिनको हम एज अ कॉन्कोमिटेंट, एज अ लोकेशन किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। और केस रिसीविंग के दौरान ऑब्जर्वेशन हमारे हाथ की बात है। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन लिए जा सकते हैं, बाल्डनेस, व्रिंकल ऑन फोरहेड, ठीक है, आईज का कलर, कैसी आईज हैं, आईलैशेस कैसी हैं, आईब्रोज कैसे हैं, ईयर कैसे हैं, वाट्स हैं, मोल्स हैं, तिल्स हैं, क्या हैं, ओठ कैसे हैं, लिप्स क्रैक्स हैं कि नहीं हैं, क्रैक्स हैं तो कौन से लिप क्रैक हैं, अपर लिप के लोअर लिप, लोअर लिप है तो पूरा लोअर लिप है कि सिर्फ मिडल क्रैक्ड है, नोज कैसा है, उसके बाद ओरल कैविटी, दांत कैसे हैं, कैरिड हैं कि नॉन कैरिड हैं, कैरीज ऑफ टीथ मिला तो हम उसको कॉन्कोमिटेंट के तौर पे यूज करेंगे। राइट साइडेड मोलार टीथ कैरी हुई है, राइट साइडेड स्टोन मिला है, साइड अफिनिटी का ग्रिप बढ़ गया ना, वो पिक्यूलियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, टंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद थ्रोट ऑब्जर्वेशन करेंगे। टंग में भी क्या करेंगे, कोटिंग है कि नहीं है तो कैसे कलर की है,
पेपिलाइज हैं कि नहीं है, इरेक्ट हैं, एलिवेटेड हैं, नहीं है, कैसी टंग है, स्मूथ टंग है, वेनिस्ड टंग है, रफ्ड टंग है, मैप्ड टंग है, कैसी है, इम्प्रिंट ऑफ टीथ है कि नहीं है, लॉन्ग टंग है कि शॉर्ट टंग है, इसके अलावा भी बहुत कुछ, दांतों के बीच जगह है कि नहीं है, टंग बार बार होता है कि नहीं होता है, कौन सा मेडिसिन आएगा, गलत, प्रिजुडिसनेस नहीं होना है। एपोरिज्म नंबर 6, विदाउट टोटालिटी मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बोलूंगा कि ये ले जाके मोहनदास को दे दे, कौन सा मोहनदास, तो प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग है मतलब लेकेसिस नहीं होता है, हमें वही सीखना है। प्लांट किंगडम की भी बहुत सारी मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम मिलेगा, मिनरल किंगडम की भी बहुत सारी मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम मिलेगा, और ऑफिडिया में भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ ऑफिडिया में नहीं। हम आपको बोलते हैं कि या ये लो धोती वाले को और चश्मे वाले को दे दो, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो आपका रिजल्ट का श्योरिटी कट हो जाएगा। उस टाइम के बहुत फ्रीडम फाइटर थे जो धोती पहनते थे और चश्मा लगाते थे, इसको क्या बोलते हैं, प्रिजुडिसनेस। आपको मालूम है कि धोती चश्मे वाले हैं वो महात्मा गांधी हैं, तो कोई धोती चश्मे वाला बोला तो आपके दिमाग के अंदर महात्मा गांधी ही आ गए, इसी को प्रिजुडिसनेस कहा जाता है। कोई बोलेगा कि प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मतलब लेकेसिस, थ्रोट क्लोजिंग एग्रावेशन मतलब लेकेसिस, नहीं रे नहीं, वो आपको मालूम है, सत्य सिर्फ उतना नहीं है। हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम चाहिए, इसीलिए फिर वहां पे हेरिंग साहब आए जो 3 की नोट लेके आए। एटलीस्ट यू हैव टू 3 की नोट। मोहनदास करमचंद गांधी और पॉपुलर व्यक्ति हैं तो वो महात्मा गांधी हो सकते, मालूम चला हम कहां कहां मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहां कहां हमारी भूलें हो रही हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर थे हम, अभी मुंह के ऊपर थे, उस फीमेल है क्या मेल है, तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेस, ठीक है, थ्रोट कैसा है, किसी का गला लंबा होता है, कोई ऐसे होते हैं जिनका गला शॉर्ट होता है, किसी को वाट्स होता है नहीं होता है, ट्यूमर होता है नहीं होता है। इसके अलावा भी हाथ पैरों पे जो ऑब्जर्वेशन दिखे, अगर मरीज आते हैं जिनका 2-3 बटन खुला होता है तो वहां से ऑब्जर्वेशनल सिम्टम लिया जा सकता है, थ्रोट क्लोजिंग एग्रावेशन, कैसे कपड़े पहन के आए हैं। कोई मरीज आते हैं 5 बार आपको मिलने के लिए आए और 5वें बार खुले कपड़े पहन के आए, मैं ध्यान रखिए 5 बार बोला है मैंने, ऐसे सिम्टम एक बार में नहीं ले लेते, ठीक है। इसके अलावा भी और ऑब्जर्वेशनल सिम्टम है, पैशन कंटिन्यू पैरों का मूवमेंट कर रहा है तो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम में लिया जा सकता है, तो नेल बाइटिंग लिया जा सकता है। अगर थूक रहा है पैशन कंटिन्यू तो स्पीटिंग भी लिया जा सकता है। पैशन कंटिन्यू आया है आपके पास, ऐसे 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 कर रहा है तो ये भी ऑब्जर्वेशनल सिम्टम के तौर पे लिया जा सकता है। वो किस तरह से बैठे हैं, वो किस तरह से आए, किस तरह से एंटर हुए, किस तरह से बोले, क्या किया, ये सब सिम्टम ऑब्जर्वेशनल सिम्टम के अंदर लिया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत सारी मटीरिया मेडिकाएं भी लिखी जा चुकी हैं, डॉक्टर कुलकर्णी साहब की मटीरिया मेडिका है, बॉडी लैंग्वेज एंड होम्योपैथी, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिजुडाइज नहीं होना है। पहले केस रिसीविंग करो, ये सब ऑब्जर्वेशनल सिम्टम है वो ले लीजिए। इसके बाद हर सिम्टम को LSMC ODP लीजिए। उसके बाद फिजिकल जनरल्स, भूख, तरस, यूरिन, टॉयलेट, स्लीप पोजीशन, दांत का स्लीप में क्या बोलना, चलना, सोमनम्बुलिज्म, दांत कचकचाना, इसके अलावा किस पोजीशन में स्लीप आती है, कैसी स्लीप आती है, दवाई दे दीजिए, कैसी स्लीप आती है, ये सब। भूख, खाने में क्या अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, जो भी टेस्ट पसंद हो वो टेस्ट। यूरिन कैसा जाता है, बार बार जाना पड़ता है, लॉन्ग टाइम के बाद जाना पड़ता है, किस तरीके से यूरिनेशन करना पड़ता है, ये सब सिम्टम्स लीजिए जिनको फिजिकल जनरल्स कहा जाता है। हनीमैन साहब ने सब कुछ दिया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ल्यूकोरिया के सिम्टम, महावरी के सिम्टम, सेक्सुअल सिम्टम, इस तरीके के जो सिम्टम हैं, जो पेशेंट हमें दूसरों की प्रेजेंस में नहीं बता सकते हैं, वो साय महसूस करते हैं, तो उनको अकेले में बिठा के पूछना चाहिए।
और उस तरीके से सिम्टम लेने चाहिए। मास्टरबेशन की डिस्पोजिशन है, कोई गोनोरिया या सिफिलिस जैसा वेनरल डिसीज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज का हिस्ट्री है जो बहुत डीप सीटेड है पेशेंट के ऊपर, या तो एडल्ट्री है, या तो ऐसा कुछ भी है जो दूसरों की नज़र में पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो नहीं बताएंगे। तो आपको वो कंफर्ट देना पड़ेगा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं, आप मुझे बताइए। जितना अच्छे से आप मुझे बताएंगे उतना ही अच्छे से मैं आपको दवाई दे पाऊंगा। और फिर उस तरीके के इंडिकेशन लीजिए। इसके बाद क्या करना है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी हैं, उन लोगों को भी पूछो कि इनका स्वभाव कैसा है, इनको कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। और इन सब में हमें 2 पार्टीशन करने हैं, डेविएशन और डिस्पोजिशन। हनीमैन साहब ये भी बताते हैं, डेविएशन मतलब जो पहले नहीं था अब चेंज हुआ है, वो सब डेविएशन है। वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल जनरल भी हो सकता है, फिजिकल पर्टिकुलर भी हो सकता है। डिस्पोजिशन मतलब जो पहले से ऐसा ही है। अब जब हम एक्यूट डिसीज के अंदर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, एक्यूट स्टेट ट्रीट करना है, पेशेंट अस्थमा लेके आया है एक्यूट स्टेट में, तो हमें एक्यूट मेडिसिन देना है। वो डीप एक्टिंग भी हो सकता है और सुपरफिशियल एक्टिंग भी हो सकता है, पॉलीक्रेस भी हो सकता है और पार्शियल प्रूफ भी हो सकता है। लेकिन जब हमें एक्यूट स्टेट में प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो वो मेडिसिन एज अ एक्यूट मेडिसिन वर्क करेगा। तो तब हमें डेविएशन के सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और जब हमें क्रोनिक केस ले रहे हैं, जब बहुत लंबे समय की बीमारी है, तब हमें डिस्पोजिशनल सिम्टम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा ऐसे कई सिम्टम होंगे जब हम क्रोनिक केस करेंगे, क्योंकि एक्यूट में तो मरीज को याद होगा सब कुछ, क्रोनिक में उसका वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया होगा। तो वो सब कुछ चीजें हैं, वो हमें धीरे से स्किलफुली वहां से निकालनी है। ये सब करने के बाद हमें टोटालिटी फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो केस रिसीविंग में इतना आया। रिलेटिव्स के पास से भी हिस्ट्री लीजिए, और इस सब हिस्ट्री में से पेशेंट का हिस्ट्री है, जो पेशेंट ने बोला उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव सिम्टम पेशेंट खुद ज्यादा दे सकता है। वो क्या महसूस कर रहा है वो ही बता सकता है। इसके अलावा अगर कुछ रिपोर्ट्स हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके ऊपर से भी इंडिकेशन मिलेंगे। एक्सरे है तो कौन सा लंग ज्यादा अफेक्टेड है, कंसोलिडेशन है, पैच है तो कहाँ पे है, अपर लिब है, मिडिल लोब है कि लोअर लोब है, क्या कौन सा लोब अफेक्टेड है, यूएसजी है तो किस साइड का अफेक्शन ज्यादा है, स्टोन है तो वो कहाँ पे है, यूरिन है तो उसमें एल्ब्यूमिन है या ऑक्जेलेट के स्टोन है या दूसरे कोई स्टोन है, तो उसके भी इंडिकेशन है। तो उसके ऊपर से भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, और उनमें से जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो उसको हमें लेना है। अब हमारे पास जो बंदा आया है वो हमें मालूम नहीं है ये कौन है, तो हम जो केस रिसीविंग करेंगे उसके ऊपर से हमें पता चलेगा, यस इसने बताया कि अफ्रीका के अंदर मेरे को लोग बैरिस्टर मोहनदास के नाम से जानते थे, उसने ऐसा बताया बातचीत के दौरान। फिर उसने बोला कि मुझे है ना वो मेरे पिताजी थे ना, वो यहाँ पे थे और उनके दोस्त थे अफ्रीका में, मेरे पिताजी थे ना वो क्या बोलते हैं वजीर थे किस राज्य के, छोटे से राज्य के, जिसका नाम था पोरबंदर, और उनके दोस्त ये थे, वो दोनों साथ पढ़े थे। तो हाँ, जो पोरबंदर के हैं और जिनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और जो वजीर थे। इसके बाद हाँ, फिर है ना क्या हुआ कि मुझे है ना शादी के बाद तुरंत साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, जिनकी शादी भी हो चुकी है। हाँ, मेरी वाइफ वहीं रहती है, उनका नाम कस्तूरबा गांधी है, सो कस्तूरबा गांधी जिनकी वाइफ है। फिर है ना क्या हुआ कि मैंने एक दिन मैं नदी किनारे गया था, मैंने ऐसा इंसिडेंस देखा कि एक औरत अपने मरे हुए बच्चे के ऊपर से कपड़े ले लेती है, और तब मुझे ऐसा लगा कि जब तक मेरे भारत के लोग के पास पूरे कपड़े नहीं है तब तक है ना मैं पूरे कपड़े नहीं लूंगा, मैं सिर्फ धोती पहनूंगा, और उम्र के हिसाब से लाठी हाथ में रहता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ धोती पहनता है, लाठी हाथ में लेता है, जो चश्मा पहनता है, जिसकी वाइफ का नाम कस्तूरबा है, जिसके
इसको कहा जाता है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स। लेकिन हमने क्या लिया? कैरेक्टरिस्टिक लिया। हमने ऐसा नहीं लिया कि उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है या 5 फुट 5 इंच है। मालूम हुआ? हमने ऐसा नहीं लिया कि उनके अंदर 214 हड्डियां हैं। हमने क्या लिया? कैरेक्टरिस्टिक। उसी मुताबिक केस के अंदर भी हमें वही सिम्टम्स के ऊपर फोकस करना है जो कैरेक्टरिस्टिक हों। इसमें हमने आपको ऐसा कहा कहीं पे भी कि हमें ऐसे ही सिम्टम चाहिए जो उसको फैमिली मेंबर को डिफाइन करते हो। हमने मरीज से सिर्फ देखिए मिस्टर, हमें सिर्फ इतना बताइए कि आपकी वाइफ कौन है, पिताजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, ऐसा बोला हमने उनको। उन्होंने जो बताया उसके ऊपर से लिया ना। हमने ऐसा कहा कि हमें सिर्फ फैमिली मेंबर का इंफॉर्मेशन चाहिए। हमने ऐसा कहा कि आप कहाँ पढ़े हैं और कहाँ नौकरी की है वो बताइए। हमने ऐसा कहा कि आप क्या क्या पहनते हैं वो बताइए। कहा कुछ भी हमने नहीं कहा ना। उन्होंने जो दिया वो हमने ले लिया, उसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक मिले वो निकाले। और हमने क्या किया? उनके साथ बातचीत की। वो हमारा स्किल है ना, केस टेकिंग इज स्किल। सो वो आर्ट है, वो स्किल है। और स्किल के मुताबिक हमने उससे बातचीत की। और बातचीत में उन्होंने एक हमें ये भी बताया कि वो शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ का नाम ये है, उनके पिताजी यहाँ के थे, उन्होंने धोती, वो हर रोज धोती ही पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और चश्मा पहनते हैं, वो आश्रम भी चलाते हैं और सर्वोदय का उनका अभियान है। ऐसा उन्होंने बातचीत में बताया। और उसके मुताबिक हमें जो उसमें से कैरेक्टरिस्टिक लगा वो हमने लिया। तो उस टोटालिटी के मुताबिक ऐसे आदमी दुनिया में कितने हो सकते हैं? तो इसी को कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। हमने कहीं पे भी सिर्फ मेंटल नहीं लिया, सिर्फ फिजिकल नहीं लिया, सिर्फ पर्टिकुलर नहीं लिया, सिर्फ जनरल नहीं लिया। और हमने केस मतलब उनसे बातचीत की, तब हमारे मन में ये नहीं था कि हम सिर्फ उनके फैमिली के बारे में पूछें, उनके सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछें, या तो सिर्फ उनके फिजिकल के बारे में पूछें। नहीं, हमने क्या किया? उनके साथ बातचीत की, जो मिलता है वो लेते गए। और उसमें से हमें सब कुछ मिला। उसमें से मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिया, उसका बनाया, उसे कहते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। तो हमें केस रिसीविंग क्यों करना चाहिए? पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनाने के लिए। और पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज क्यों बनाना चाहिए? इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए। और इंडिविजुअलाइजेशन क्यों करना चाहिए? सिमिलिमम के लिए। और सिमिलिमम क्यों ढूंढना चाहिए? एपोरिज्म नंबर 2, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। ये प्रैक्टिकल होम्योपैथी है। मालूम चल रहा है? सिर्फ एक ही प्रश्न उपजा था, केस रिसीविंग क्यों करना चाहिए? और उसके ऊपर इतनी सारी चर्चा हुई। इस चर्चा को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, फिर कभी बढ़ाएंगे। लेकिन विद्यार्थी वही है जिसे प्रश्न हो। और आप सबको मालूम है उपनिषद क्या है? क्या है उपनिषद? क्या मतलब होता है उपनिषद का? वेद